हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 की, जो है रैशनल नंबर्स। तो देखो, अभी तक हम पढ़ते आए हैं होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स पढ़ने हैं। तो रैशनल नंबर्स देखो किस फॉर्म में होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो भी नंबर्स p और q फॉर्म में होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे जिनके, वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अब आप पूछोगे क्या 2 एक रैशनल नंबर है? तो यस, 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब सिर्फ 2 लिखा जाता है तो इसका मतलब आपके डिनोमिनेटर में है 1, तो आपके पास न्यूमरेटर हो गया 2 यानी ये p हो गया, और डिनोमिनेटर हो गया 1 यानी ये q हो गया, और ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो यानी p/q फॉर्म में हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। अच्छा, और कभी भी आपका जो q है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर हम कभी भी किसी नंबर के नीचे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखो, आपने अभी तक क्या पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या थे, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने इंटीजर्स पढ़ा है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स पढ़े हैं और नेगेटिव नंबर्स पढ़े हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये सभी जो जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सब एक रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इसमें 0, लेट्स से 0, अब आप पूछोगे क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? हाँ जी, 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे भी 1 आता है, ठीक है, और किसी के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, p/q फॉर्म में होगा, तो यानी ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अभी मैंने सारे पॉजिटिव से लिखे हैं, अब हम नेगेटिव लिख के देख लेते हैं। -65/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि -65 एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में है 3 जो भी एक इंटीजर है, तो यानी -65/3 भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लियर हो गया रैशनल नंबर क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो, जैसे हमने होल नंबर्स में और इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी ना, ऐसे ही रैशनल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, आपने पिछली क्लासेस में, आपको ध्यान होगा। अगर हम एक होल नंबर को ऐड कर रहे हैं 1 + 2, सपोज ये दोनों होल नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा, ठीक है। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज 4 - 3 कर रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास जो नंबर आएगा वो एक होल नंबर होगा। 4 - 3 इज़ 1, एक होल नंबर है, ठीक है। हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही हमने होल नंबर में डिस्कस करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। ऐसे ही हमें रैशनल नंबर में ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो क्या अगर दो हम रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा? तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिशन में, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक। तो क्या करेंगे, हम दो रैंडमली हम ले लेते हैं रैशनल नंबर्स। सपोज a/b + c/d इज इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर। तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। a/b c/d, यहाँ पे a b c d कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 2/3 + 4/3, ठीक है, दोनों हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, ठीक। अभी इनको सॉल्व कर लो, 3 कॉमन आ गया और 2 + 4 इज 6, तो 6/3 ये क्या है,
रैशनल नंबर है। यानी अगर हम a बाय बी प्लस c बाय डी को ऐड करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन वर्क करेगा। ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब है हमारे पास सेकंड सब्ट्रैक्शन। क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी होगा, देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से। क्या है, a बाय बी प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, c बाय डी इज इक्वल टू, और रैशनल नंबर और नॉट ये हमें देखना है। ठीक है, अभी इसके भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक नंबर है 3/5 माइनस 4/5। ठीक, तो अब इसे सॉल्व कर लो। 5 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम क्योंकि सेम है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 ही होगा। ऊपर क्या है 3 माइनस 4, यानी 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 1, और क्या बड़ा नंबर है 4, उसका साइन है नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। अब -1/5, क्या -1/5 रैशनल नंबर है? हाँ, -1/5 तो रैशनल नंबर है। दैट मीन्स अगर a बाय बी माइनस c बाय डी करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगी। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमें किस किस में देखना होता है? हर प्रॉपर्टी को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे। तो हमने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो एग्जाम्पल ले लो, a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी सपोज, तो क्या ये एक रैशनल नंबर आएगा? हमें इसको भी एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे हम। a बाय बी सपोज 2/9 है, मल्टीप्लाई c बाय डी लेट से 3/4 है। ठीक, अभी इसको सॉल्व करो। 2 3 ज़ा 6 एंड 9 4 ज़ा 36। ठीक है, 9/36 एक रैशनल नंबर है, और अगर इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 आ जाएगा। कैसे? 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो ये आया 1/6 जो कि, तो ये आ गया 1/6 जो कि एक रैशनल नंबर है। यानी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अगर दो रैशनल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वर्क करेगी। डिवीजन के लिए देखो क्या होगा, a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी। ठीक है, तो a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी करेंगे तो क्या हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। अब इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। a बाय बी क्या हो गया, सपोज 2/3 है डिवाइडेड बाय 6/9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी 9/6 हो गया ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। क्या होगा, 2 9 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18। अभी ये दोनों कट गया, 18 से 18 कट गया, आपके पास आ गया 1। तो हमें पता है 1 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? 1/1 आएगा। 1 क्या होता है, सिंपली अगर 1 लिखोगे आप तो 1 क्या होगा, 1/1 होता है ना, है ना। तो फिर ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी हमने देखा कि डिवीजन में भी रैशनल नंबर आएगा, लेकिन जो ये है इसकी एक कंडीशन है कि c बाय डी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, तभी डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं। c/d में से कोई सा भी नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क करेगी, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज 2/3 है डिवाइडेड बाय 1/0। तो देखो हम ये लिख ही नहीं सकते 1/0, क्यों? क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड है ना। अगर अब आप कहोगे कि 0/1 लिख लो तो 0/1 भी लिख के दिखा देती हूँ। 2/3
डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट, तो ये हो जाएगा 1/0। तो क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 1/0 तो फिर से नॉट डिफाइंड आ गया है ना, तो यानी ना ही c 0 के इक्वल होना चाहिए और ना ही d 0 के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी, सिर्फ 0 के केस में वर्क नहीं करेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कैसे करते थे हम, होल नंबर्स और इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, है ना। तो कैसे करते थे होल नंबर्स में कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, चाहे हम इसे ऐसे ऐड करें या हम इसे ऐसे ऐड करें, तो भी हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए, यानी 2 + 3 करो तो 5 आएगा, अगर 3 + 2 करो तो भी 5 ही आएगा। यही करते थे ना हम होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में। ऐसे ही हमें अब ये देखना है कि रैशनल नंबर में भी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो चलो इसके एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम। तो फर्स्ट है आपके पास a + b + c/d, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम c/d पहले लिख लेते हैं और a/b बाद में, तो भी क्या ये सही होगा? इसका एग्जाम्पल लेके देख लो। सपोज एक है 2/3 + 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 2 + 1 = 3 अपॉन में 3, 3/3 आ गया, ठीक है, यानी ये आ गया 1। अब हमने क्या करा, a/b + c/d। अब 1/3 को पहले लिख लो, 1/3 + 2/3। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 + 2 will be 3 एंड 3 का 3, तो ये भी आ गया 1। तो हमने क्या देखा, चाहे हम a/b पहले लिख के सॉल्व करें या c/d पहले लिख के सॉल्व करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो यानी ये एडिशन प्रॉपर्टी में वर्क करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर हम a/b - c/d करते हैं तो क्या हमारे पास ये आएगा कि c - d अपॉन a/b करेंगे तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा क्या? चेक कर लेते हैं इसे, एग्जाम्पल लेके देख लो। सपोज एक है 4/6 - 3/6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, 6 कॉमन आ गया, 4 - 3 = 1, तो आ गया ये 1/6। अब इसे उलट दो, यानी 3/6 को पहले लिखेंगे हम और 4/6 को बाद में, क्योंकि यही तो हम कर रहे हैं ना, a/b - c/d और यहाँ पे c/d - a/b। तो अभी ऐसे करके देख लेते हैं। अभी फिर क्या होगा, 6 आ जाएगा नीचे, 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 1/6, और यहाँ पे क्या आया, -1/6। और 1/6 और -1/6 तो सेम होते नहीं है, हम जानते हैं। एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी, यानी ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। अभी हम ये इस तरह के सेम एग्जांपल्स ले रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर सेम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए और जल्दी जल्दी हम ये समझ सकें। अदरवाइज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे, तो वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में a/b × c/d, ठीक है। तो अगर हम c/d पहले लिख लेंगे और a/b बाद में लिखेंगे तो क्या तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 × 1/7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 3 × 1 = 3, 7 × 7 = 49, ठीक है। अभी देखो 1/7 × 3/7। अब मैंने क्या करा, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, तो ये क्या हो गया, 1 × 3 = 3, 7 × 7 = 49, सेम ही आया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। लेट्स से 6/9 × 2/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 6 × 2 = 12, 9 × 3 = 27।
अभी क्या होगा, 2/3 को पहले लिख लो और 6/9 को बाद में लिख लो। 2 6 12, 3 9 27, सेम ही आया है। दैट मीन्स क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, ठीक है, इसमें नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन में। अब रहता है डिवीजन। अब डिवीजन को देखते हैं। a/b डिवाइडेड बाय c/d, क्या ये इक्वल है c/d को अगर हम a/b से डिवाइड करें तो भी क्या सेम आंसर आएगा? एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3। अब इसको सॉल्व करो। 2/3 क्या हो जाएगा, एज इट इज डिवाइड का मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी 1/3 क्या बन जाएगा, 3/1 बन जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट गया, ठीक है। अभी क्या आ गया, आंसर आ गया 2/1 यानी 2, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इसको उलट के देख लेते हैं, यानी 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब देखते हैं क्या हमारे पास सेम आंसर आएगा। 1/3 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 2/3 था तो उसे 3/2 लिख देंगे। अभी देखो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया, 1/2। यहाँ पे आ रहा था 2/1, यहाँ पे आया है 1/2, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, ये 2 इंटीजर है और ये 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करेगी, तो यानी दिस विल नॉट बी इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। तो ये था आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या क्या देखा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में, कि एडिशन में वर्क करेगी, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। क्या है रैशनल नंबर्स में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी भी हम होल नंबर्स और इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं ना। उसमें क्या पढ़ा था हमने, कि अगर a + b + c होगा, तो अगर हम इसे दूसरी तरह से इसके टर्म्स ले लेंगे, जैसे a + b को एक साथ रख लिया और फिर हमने a को छोड़ दिया और b + c को साथ रख लिया, तब भी हमारा आंसर क्या आता था, सेम आता था। एग्जाम्पल से देख लो। अभी इन दोनों को साथ रख लिया तो क्या आया, 3 + 3 दैट मीन्स 6। यहाँ पे 1 + 2 + 3, 3 और 2 को साथ रख लिया तो क्या आया, 1 + 2 + 3 विल बी 5, 1 + 5 विल बी 6। तब भी हमारा आंसर आता था सेम। होल नंबर्स और इंटीजर्स में हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अभी हमें ऐसे ही एग्जांपल्स लेके पढ़ना है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी में। तो चलो देखते हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में क्या होगा, a/b + c/d + e/f। क्या अगर हम इन दोनों को साथ रखेंगे अगर, तो हमारा आंसर सेम आएगा कि अगर हम लास्ट 2 टर्म्स को साथ रखें, ठीक है। ये हमें देखना है, तो हम इसे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1/2 + 3/2 + 5/2 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को ले लेते हैं हम, तो क्या आएगा, ये 1 + 3 विल बी 4/2 + 5/2 है ना। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 + 5 विल बी 9 और नीचे 2 आ गया। अभी देखो, अभी हम लास्ट 2 टर्म्स को एक साथ रख के देखते हैं। 3/2 + 5/2, यानी इन दोनों को रख के देख लो। पहले हमने इन दोनों टर्म्स को रखा, अब लास्ट 2 को रख के देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्योंकि सेम है। 3 + 5 विल बी 8, ये क्या हो गया, फिर 2 आ गया। 1 + 8 विल बी 9, तो 9/2 और 9/2 सेम आया है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वर्क करेगा, यानी अगर हम पहले 2 टर्म्स को ऐड कर लें और उसके साथ बाद में थर्ड टर्म को ऐड करें, या फिर फर्स्ट टर्म को छोड़ दें और पहले लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करके फिर फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करें, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब हम देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। a/b - c/d - e/f,
इक्वल्स टू ए बाय बी, ये इन दोनों को रख लो पहले साथ, माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ। अभी लास्ट 2 टर्म्स को साथ रखो, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3, ठीक है। पहले इन 2 टर्म्स को साथ लेके सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा, 3 कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 विल बी -1 माइनस 4/3। अभी इसे सॉल्व करो तो क्या आया, 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 1 को ऐड करना है तो हो गया 5 और माइनस का साइन, ठीक है। अब इन दोनों के बाद ये टर्म्स लेके देखो, लास्ट की जो हमने छोड़ी थी, 2/3 माइनस 4/3। अभी इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमने छोड़ दी है तो एज इट इज़ लिख दो, माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 माइनस 4 विल बी -2। क्यों, क्योंकि 4 के आगे साइन माइनस का है और वो 2 से बड़ा है, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये 3 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 प्लस 2 क्या हो गया, अब 3 हो गया, तो 3/3 यहाँ पे आया, -5/3 यहाँ पे आया 3/3, जो कि सेम नहीं है। ये दोनों तो सेम नहीं है, हमें साफ साफ पता चल रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया, दैट मीन्स दिस टर्म विल नॉट बी इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी मल्टीप्लाई e बाय एफ। अब पहले चाहे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या ये इक्वल होगा, a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी मल्टीप्लाई e बाय एफ। अब लास्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। हम इसके लिए भी एग्जाम्पल लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। अब पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या आएगा, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और साथ में क्या बचा, मल्टीप्लाई 1/7, ठीक। अभी 3 1 ज़ा 3 और 7 4 ज़ा 28, तो क्या आया, 3/28 आया। अभी इन दोनों टर्म्स को लिया था, अब इन वाली दोनों टर्म्स को लेके देख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इस वाली टर्म को हम छोड़ रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 7 ज़ा 14, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 3 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 विल बी 28, तो आ गया 3/28। यानी अगर हम चाहे इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और या फिर फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करेगी और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। अब हम देखते हैं ऐसे कि डिवीजन में वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो इसके भी हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। चलो लिख लेते हैं इसको, a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी डिवाइडेड बाय e बाय f। अब पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर क्या ये इसके इक्वल है, a बाय बी, इसको छोड़ दो। अब लास्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेंगे, c बाय डी डिवाइडेड बाय e बाय एफ, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम इसका। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। सपोज ये कोई भी रैंडमली हमने नंबर ले लिए। अब इनको सॉल्व करो, पहले इस दोनों टर्म्स को ले लो। 1/2 ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो यानी 3/4 हो जाएगा 4/3। अभी डिवाइड को डिवाइड ही रहने दो, 2/5, ठीक। अभी इसे सॉल्व करो, 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, तो क्या आएगा आपका
4 5 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12, तो ये आया 20/12। अब हम लास्ट टू टर्म्स को देखते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5। अभी लास्ट टू टर्म्स को लेके देख लो, तो क्या होगा, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड का साइन भी रख लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये वाले साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी 2/5 हो जाएगा 5/2, रेसिप्रोकेट हो जाएगा नेक्स्ट वाला नंबर। अभी क्या हो जाएगा, ये 1/2 डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। अब हम फिर इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। 1/2 डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 15/8 क्या हो जाएगा, 8/15, है ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन हटता है तो नेक्स्ट वाला नंबर रेसिप्रोकेट हो जाता है। 1 × 8 विल बी 8, फिर 2 × 15 विल बी 30। तो हमने देखा कि जब हमने फर्स्ट टू टर्म्स को करा ब्रैकेट में सॉल्व और थर्ड टर्म को रहने दिया और फिर बाद में उसको सॉल्व करा तो 20/12 आया, और जब हमने लास्ट टू टर्म्स रखी इस तरह से तो हमारा 8/30 आया, जो कि सेम नहीं था। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। दैट मीन्स दिस थिंग विल नॉट बी इक्वल टू दिस वन। ओके, यानी हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था, सेम चीज़ देखी थी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, होल नंबर्स और इंटीजर्स में हमने पढ़ा था ना। ऐसे ही हमें रैशनल नंबर्स में पढ़ना है, बस इसमें क्या होगा, उसमें होल नंबर्स दे रखे थे और इंटीजर्स दे रखे थे, इसमें रैशनल नंबर्स दे के हमें सॉल्व करना है। तो क्या होती है ये प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी विल बी a मल्टीप्लाई बाय b, यानी ए बी लिख सकते हैं इसे, प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, a और c। यहाँ पे दोनों में कोई भी साइन नहीं है बीच में, जब भी कोई भी साइन नहीं होता बीच में, दैट मीन्स वापस में क्या हो रहे हैं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप बड़े हो गए हो तो इनको क्या कहेंगे, हम वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, तो और क्या होता है, यहाँ तो था एडिशन, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में भी, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। देखो यहाँ पे वैसे मैंने मल्टीप्लाई लगाया है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो इसका यही मतलब है कि a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो कैसे होगा, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। अब आप कहोगे ऊपर तो आपने ऐसे नहीं लिखा और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया, तो वो बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई लिखें चाहे नहीं लिखें, उसका यही मतलब है कि ये वाला टर्म अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसे ही हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रही हूँ मैं। अगर आपको सपोज़ ये टर्म दी हुई है, इस तरह से आपको नंबर दे रखे हैं, तो आपको उन्हें इस फॉर्म में करके सॉल्व कर लेना है। अगर आपको ऐसे दे रखा है तो आपको इस फॉर्म में सॉल्व कर लेना है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपको इसीलिए कराई जाती हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन है आप उसको अच्छे से और जल्दी से सिंप्लीफाई कर सको और इजीली सिंप्लीफाई कर सको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें हमेशा याद रखनी है ताकि हम फटाफट अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें और उन्हें ईजी वे से सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको दिया है 4/3 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पे चाहे आप मल्टीप्लाई लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बात वही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर जाके। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे ए क्या है, ये हो गया आपका ए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ए, ये वाला टर्म हो गया बी और ये वाला टर्म हो गया सी।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। a मल्टीप्लाई बाय b, यानी a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और प्लस है बीच में तो प्लस ही रहेगा। अभी क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय c टर्म, यानी a मल्टीप्लाई बाय c, यानी 3/2। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, बीच में प्लस ही रहेगा। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब आगे इसे सॉल्व कर लो। 4 + 12 विल बी 16, और 6 का 6 ही आएगा। अब देखो, हम कभी भी ना इनको ऐसे ही नहीं छोड़ते, 16/6 नहीं लिखेंगे। अगर ये कट सकता है या और सिंप्लीफाई हो सकता है तो वैसे लिखेंगे। अब हमें पता है कि 16 और 6 है, 2 की टेबल में आते हैं ना दोनों, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। अब इसका आंसर होगा 8/3। हम 16/6 लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा, लेकिन अगर हम 8/3 लिखेंगे तो वो और सिंप्लीफाइड वे में आएगा। तो हमें आंसर हमेशा बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखना होता है, कि जहाँ तक भी हम उसे सॉल्व कर सके। अब 8/3 और तो आपस में नहीं कटेगा, तो इसलिए दिस इज़ योर आंसर। तो ये था एक एडिशन वाला एग्जाम्पल। अब हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ ये ही ले लेते हैं हम, ठीक है, बस इसमें बीच में लगा देते हैं नेगेटिव का साइन, ठीक। अब देखो, इसको सॉल्व कर लो इस वाले से। यहाँ पे क्या है, a और ब्रैकेट में b - c, a ब्रैकेट में b - c, यानी a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय 1/2। बीच में अब क्या हो गया, बस प्लस की जगह माइनस हो गया, तो माइनस लगा दो। उसके बाद 4/3 मल्टीप्लाई बाय c वाला टर्म क्या है, 3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, माइनस का माइनस, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब सॉल्व कर लो, क्या होगा, 4 में से 12 विल बी, 4 में से 12 गया तो 8 आएगा, और साइन आएगा माइनस का, है ना। तो ये आ गया -8/6। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी आपकी चारों प्रॉपर्टीज़ कवर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स भी हम पढ़ के आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। होल नंबर्स में भी पढ़ा था हमने, और इंटीजर्स में भी पढ़ा था। उसमें क्या था, अगर a दे रखा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a। अगर -a दे रखा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, a। इसका क्या मतलब था, अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 2/3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3, ठीक है। बेसिकली एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है कि अगर आप इन दोनों को अब ऐड करो, 2/3 प्लस -2/3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर्स, अगर आप उन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो यानी वो दोनों नंबर आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं। सपोज़ आपके पास है 3/5, अभी आप -3/5 है, लेट्स से -3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +3/5, ठीक है। पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। अब देख लो, इन दोनों को ऐड करो, क्या होगा, -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0। ये तो कट गए आपस में, तो यानी ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो गई ये, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो एडिटिव इन्वर्स में या फिर एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो दैट मीन्स ये एडिशन में ही होगा, है ना। अभी हमने एडिटिव इन्वर्स की बात करी, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या देखा था, अगर हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें
तो क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। आंसर तो a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही रहेगा ना, है ना। तो ऐसे ही रैशनल नंबर्स में भी होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सपोज आपको दे रखा है -3/7, ठीक है। अगर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? आपका आंसर क्या होगा? -3/7 ही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया जब भी आपका आंसर चेंज ना हो, यानी आपका रैशनल नंबर जो दे रखा था वो चेंज ना हो, तो इसका मतलब वो उसकी आइडेंटिटी है। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और उसके केस में क्या था? एडिटिव इन्वर्स के केस में 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो यानी एडिटिव इन्वर्स में 0 आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आइडेंटिटी होती है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारा वही नंबर ही रहेगा ना, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है? अभी तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर ली। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, है ना। जैसे हमने उसमें बात करी थी एडिटिव आइडेंटिटी में, उसमें क्या कर रहे थे? पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हो गया, है ना। अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में -3/7 है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ये नहीं कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 7/3 हो जाएगा। और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये हो गया 1। क्या आया आपका? 1 आया। दैट मीन्स अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो ये जो नंबर हमने लिया था वो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/7। अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से 2/5 है, ठीक है। आपसे पूछा गया है 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? इसका रेसिप्रोकल, यानी इसको उलट दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, यानी ये हो गया 5/2। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, आ गया 1। अगर 1 आ रहा है दैट मीन्स 5/2 आपका क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था 2/5 का। और 1 क्या हो गया इसका? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? तो ये था एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक नंबर है p/q तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? q/p, यानी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बारी देख लो। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा? इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। ऐसे ही एक नेगेटिव इंटीजर्स में देख लो, -5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 और ये -5, ठीक है। तो यानी बेसिकली रेसिप्रोकल क्या होता है कि हम उस नंबर को उलट देते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर और नंबर लाइन, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे? रैशनल नंबर और नंबर लाइन हम देख चुके हैं कि नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव्स होते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 0, टुवर्ड्स राइट ऑफ 0, और यहाँ पे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे सारे नेगेटिव्स और यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। तो अगर हमें कोई रैशनल नंबर दे रखा हो और हमसे कहा हो कि इस नंबर को आप डिनोट करो, तो कैसे करोगे नंबर लाइन पे? जैसे सपोज -3/5 दिया है आपको, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लो 5 को 3 से। अब ये कहोगे ये तो हमने कभी डिवाइड नहीं किया, लेकिन ये डिवाइड हो जाता है कैसे? 0 से मल्टीप्लाई करोगी तो 0, नीचे आ गया 3। अभी पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नहीं जा सकता, तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। 5 6 30, ये पूरा डिवाइड हो गया, है ना। और भी अगर सॉल्व हो रहा था तो हम उसे सॉल्व करते। तो यानी ये नेगेटिव का नंबर था तो ये आएगा -0.6। यानी ये जो नंबर है हमने क्यों डिवाइड करा? यानी ये नंबर 0 से -1 के बीच में आएगा कहीं पे, क्योंकि -0.1
क्योंकि माइनस 0.6 है तो यानी 0 से 1 के बीच में आएगा। सपोज़ हमारा जो रूलर होता है हमारे ज्योमेट्री में, अगर हमें 1.2 कहीं पे डिनोट करना होता है, हम तो क्या कहेंगे 1.2 कहाँ आएगा, 0 या 1 के बीच में आएगा या फिर 1 या 2 के बीच में आएगा। हम देख लेते हैं 1.2 आ रहा है, यानी ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ऐसे ही माइनस 0.6 है तो यानी ये किसके बीच में आएगा, 0 और माइनस 1 के बीच में। अगर ये होता माइनस 1.6 तो हम क्या करते, किसके बीच में आ जाता, -1 और -2 के बीच में। -2 पॉइंट समथिंग होता तो -2 और -3 के बीच में आ जाता। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर ही है। अभी हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा आया था -0.6। ठीक, अभी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हो गया -1। आप कहोगे ये -1 इतनी दूर क्यों लिखा है, तो अभी आपको पता लगेगा कि क्यों लिखा है -1 इतनी दूर। अभी इसके डिनोमिनेटर में देखो कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स दिए हैं, यानी हमें 0 और -1 के बीच में 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 पार्ट्स हो गए ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा -1/5, फिर क्या होगा -2/5, फिर क्या होगा -3/5, देन -4/5, और ये क्या हो जाएगा -5/5। तभी तो कट के 5 से 5 कट गया, -1 आया ना, है ना। तो पता चला हमने इसको दूर क्यों लिखा था, 0 और 1 में इतना गैप क्यों लिखा था, और इसे 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा। 5 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करा क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। अगर डिनोमिनेटर में 6 होता, 7 होता, 8 होता या फिर 3, 2, 1 कुछ भी और होता तो हम उसे उतने पार्ट्स में डिवाइड करते। तो -3/5 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, -3/5 कहाँ पे है, ये है -3/5। तो हमने ये प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे, -3/5 आ गया। अब ये तो था एक नेगेटिव नंबर का। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का। सपोज आपको दिया है 2/7, प्लॉट 2/7 ऑन नंबर लाइन। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट, यहाँ पे 0, 7 2 ज़ा 14, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या होगा 7 8 ज़ा 56। ठीक है, एंड समथिंग समथिंग। तो ये हमारा बेसिकली आया 0.2, यानी जो नंबर है वो कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा नंबर लाइन के। ठीक है, अभी इसे ड्रॉ करेंगे हम नंबर लाइन को, क्या लिखेंगे, -1 इधर हो गया 0, और अभी हम 1 थोड़ा डिस्टेंस में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो क्या है, 2/7, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 7 दिया हुआ है ना। तो यानी हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। यानी लाइंस कितनी खींचनी होगी, 6 लाइंस खींचोगे आप तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी 2/7 है तो कैसे लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट होगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये हो गया 7/7, जो कि कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 2/7 डिनोट करना था, तो ये हमारा हो गया 2/7 ऑन नंबर लाइन। तो ये हमने जो करा, ये क्यों करा, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कहाँ पे लाई करेगा, 0 या 1 के बीच में लाई करेगा हमारा रैशनल नंबर, किन दो नंबर्स के बीच में हमारा रैशनल नंबर लाई करेगा, बस ये हमने इसीलिए डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये था रैशनल नंबर और नंबर लाइन। देखो अब हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है जो कि है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, तो देखो जैसे कि सपोज एक नंबर है 3 और 7, आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो आप सीधा सीधा कह दोगे 4 5 और 6, ये 3 नंबर्स है जो इनके बीच में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही रैशनल नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर्स आते हैं। कैसे आते हैं वो हम एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज 3/10 है और 7/10 है।
अब आप कहो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली हमें दिख रहा है 3/7 के बीच में और 7/10 के बीच में कौन से नंबर होंगे, 4/10, 5/10 एंड 6/10। ठीक है, ये नंबर्स हो गए 3/10 और 7/10 के बीच के रैशनल नंबर्स। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दें हम, अभी तो डिनोमिनेटर सेम था दोनों नंबर्स का, अभी आपको दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, एक -2/5 और 1/2। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम कैसे करेंगे, -2/5 और 1/2 हमें डिनोमिनेटर दोनों की सेम बनाने होंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉमन मल्टीपल देखना होगा। कॉमन मल्टीपल 5 और 2 का क्या है, 10 है। तो यानी -2/5 को हम 10 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अभी ये क्या हो जाएगा, नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया -4/10 हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, 1/2 था, हमें नीचे क्या बनाना है, सेम बनाना होता है, तो 10 बनाया है, यहाँ पे भी 10 बनाएंगे। कॉमन मल्टीपल 5 और 2 का 10 होता है, तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम सेम करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम न्यूमरेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वही ऑपरेशन हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो ये हो जाएगा 5/10। अभी हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो कितना इजी हो गया, क्या हो जाएगा, -4/10 के बीच में क्या हो जाएगा, -3/10, फिर -2/10, उसके बाद -1/10, फिर 0 भी इनके बीच का रैशनल नंबर होगा। और क्या हो गया, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर के बीच के रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो आप कोई से भी 5 लिख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा कहता है तो आपको क्या करना होगा, अभी हमने 5 और 2 का नीचे 10 बनाया, तो हम इसे नीचे 20 बना देंगे। ज़्यादा बड़े मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ज़्यादा रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कितने भी अनलिमिटेड रैशनल नंबर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे और एक्सरसाइज पे।